हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर। आज की इस वीडियो में हम कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसकी हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि मोरलिटी क्या होती है। तो लिखा हुआ है कि समाज के नियम, आदर्श एवं मानक के अनुसार अपनी स्वतंत्रता को नियंत्रित करना नैतिक विकास है। अब ये जो मोरल डेवलपमेंट है वो क्या है, क्योंकि बात हो रही है मोरल डेवलपमेंट की। तो जैसे आप एक समाज में रह रहे हैं तो आपको उसके जो नियम, आदर्श एवं मानक है उसके अनुसार अपनी जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसको लिमिट में करना होता है, मतलब उसको नियंत्रित करना होता है। और इस प्रकार से नियंत्रित करना होता है ताकि जो समाज के नियम आदर्श हैं वो उसके आप अगेंस्ट ना जाएं, तो वो चीज कहलाती है मोरल डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, क्योंकि जब हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ते हैं तो ये जो तीन चार वर्ड हैं, जो शब्द हैं, जैसे मोरलिटी, मोरल डिलेमा, मोरल डिसीजन, मोरल रीजनिंग, तो इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में इन शब्द ये जो शब्द आ जाते हैं, इन शब्दों से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं मोरलिटी क्या होती है। मोरलिटी क्या होती है, देखिए, राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत। जहां पर हमें सही गलत का चुनाव करना होता है, जहां पर हमें सही गलत का चुनाव करना होता है, वहां पर क्या होती है, मोरलिटी काम में आती है। तो मोरलिटी क्या है? मोरलिटी क्या है? ये चयन है सही और गलत का, मतलब सही और गलत का जो चयन करना होता है। और ये डिपेंड करता है सेट ऑफ रूल्स जो कि समाज के द्वारा बनाए गए हैं। जिस समाज में आप रहते हैं उनके जो मानक है, नियम, आदर्श है, उनके अनुसार ही आप सही और गलत, और जो आपका खुद का इंटरप्रिटेशन है उसके आधार पर सही और गलत का जो चयन करते हैं उसको मोरलिटी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है मोरल डिलेमा। मोरल डिलेमा क्या होता है? मोरल डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपको चयन करना होता है सही और गलत का। ये एक सिचुएशन सिचुएशन कहा जाता है इसको, कि अवस्था सिचुएशन। अब ये सिचुएशन कैसी हो सकती है, मोरल डिलेमा कैसे हो सकता है? जैसे कि आ, आप और आपका भाई दोनों भूखे हैं और आपके पास केवल एक ही रोटी खाने को है। तो अब सिचुएशन ये है यहाँ पर कि भूख आपको भी लगी है, आपके भाई को भी लगी है। तो जो सिचुएशन है, इस कंडीशन में आप या रोटी वो खुद खाएंगे, अपने भाई को खिलाएंगे, या दोनों लोग आधी आधी खाएंगे, या कोई भी नहीं खाएगा। तो ये सिचुएशन है, ये जो कंडीशन बन जाती है, ये मोरल डिलेमा कहलाता है। अब देखते हैं मोरल डिसीजन। मोरल डिसीजन में देखें क्या होता है। मोरल डिसीजन, अब जैसे ये जो सिचुएशन थी, अब इस सिचुएशन से आपको निकलना है तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा। एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक निर्णय लेना पड़ेगा, तो उसको हम मोरल डिसीजन कहते हैं। अब मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग क्या हो सकती है? ये जो आपकी सिचुएशन थी, इससे आपको निकलना है, इस सिचुएशन से आपको निकलना है। बट कैसे निकलना है, आप ये तर्कड़ा करेंगे। ये तर्कड़ होता है, ठीक है। सोच विचार करेंगे, लॉजिक लगाएंगे कि कैसे मैं सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। तो वो चीज कहलाती है मोरल रीजनिंग, ठीक है। तो ये जो चार वर्ड है, मोरलिटी, मोरल डिलेमा, मोरल डिसीजन और मोरल रीजनिंग, इसको आपको याद रखना है। अब देखेंगे हिंज डिलेमा। हिंज डिलेमा क्या है? अब इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि जो कोहलबर्ग ने क्या किया था। कोहलबर्ग ने क्या किया था, कई सारे बच्चों को लिया एक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहले याद रखना है कि जो बच्चे लिए थे वो सब बॉयज थे, मतलब सभी बच्चे लड़के थे। तो जो उन्होंने प्रयोग किया, उस प्रयोग में कई सारे बच्चों को लिया, लड़कों को लिया, और उनको कहानियां सुनाई। उनको कहानियां सुनाई। अब उस कहानी के आधार पर एक ऐसी सिचुएशन देते थे बच्चे को जिसमें बच्चे क्या होते थे, मोरल डिलेमा में फंस जाते थे। एक मोरल डिलेमा देते थे, अब बच्चों से आंसर पूछते थे। अब उसमें से ही एक कहानी है हिंज डिलेमा। हिंज डिलेमा क्या करता है, अब देखते हैं। मोरल, जो कोहलबर्ग थे, उन्होंने बच्चों को कहानी बताई कि एक इंसान है। कौन है? उसका नाम हिंज है। ये है हिंज। हिंज की पत्नी है। अब हिंज की पत्नी क्या है, बीमार हो गई है। हिंज की पत्नी बीमार हो गई है, हिंज इसको लेके जाता है हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि इनको एक ऐसी दवा लगेगी जो कि
अभी अभी बनी है। अब आपको क्या करना है, उस फार्मासिस्ट के पास जाना है। ठीक है, ये फार्मासिस्ट के पास गया, इसको आप मेडिकल कह सकते हैं। तो मेडिकल के पास ये गया। अब ये कौन है, ये हिंज है। ठीक है, ये गया मेडिकल वाले के पास, फार्मासिस्ट के पास में गया। अब ये दवा केवल उस शहर में केवल इसी के पास मिल सकती है। ठीक है, ये जो दवा है ये केवल इसी के पास मिल सकती है। लेकिन अब इसके पास क्या है, हिंज के पास क्या है, इसके पास केवल 100 रुपए हैं। ठीक है, और ये जो दवा बनाई है, ये जो फार्मासिस्ट ने दवा बनाई है, इसको बनाने में लगे 200 रुपए। लेकिन 200 रुपए लगे, अभी इसको कितने में बेचना चाहता है, ये 10 गुना में बेचना चाहता है। ठीक है, 10 गुना का मतलब है कि ये 200 रुपए में बेचना चाहता है इसको। 200 रुपए या $200 आप कह सकते हैं। 200 रुपए की चीज को $2000 में बेचना चाहता है। लेकिन हिंज के पास 100 रुपए है। लेकिन अब यहाँ पर ये दवा हिंज की पत्नी को नहीं मिली तो हिंज की पत्नी मर सकती है। अब हिंज ऐसे में क्या करेगा। अब ये कहानी जब कोलबर्ग ने बच्चों को सुनाई तो बच्चों से क्वेश्चन पूछे कि बताओ कि अगर हिंजबर्ग ने, अब यहाँ पर क्या करेगा। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हिंज ने क्या किया, जैसे ही इंतजार किया शाम होने का कि जैसे ही फार्मासिस्ट अपनी फार्मेसी बंद करके जाएगा और मैं इसकी दवा को चुरा लूंगा। क्योंकि फार्मासिस्ट ने दवा देने से मना कर दिया, फार्मासिस्ट ने मना कर दिया दवा देने से। लेकिन दवा चाहिए, हिंज की पत्नी को दवा चाहिए। तो हिंज ने क्या किया, इंतजार किया शाम होने का। अब जब फार्मासिस्ट चला गया तो इसने इस दवा को क्या किया, इसको चुरा लिया, इस दवा को चुरा लिया। अब जब इस दवा को चुराया हिंज ने, अब सवाल किया कोलबर्ग ने बच्चों से कि बताओ कि दवा चुराना गलत है क्या सही है। अब इसमें से कुछ बच्चे थे तो जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चोरी करना गलत बात होती है। तो हिंज ने क्या किया, गलत किया। कुछ बच्चों ने बताया कि हिंज ने गलत किया। ठीक है, और कुछ बच्चों ने कहा कि हिंज की पत्नी बीमार थी, वो मर सकती थी, लेकिन फार्मासिस्ट ने दवा नहीं दी तो फार्मासिस्ट गलत हुआ और हिंज सही हुआ, हिंज ने दवा चुराकर सही किया। तो कुछ बच्चों ने ये कहा। तो ये क्या था, एक सिचुएशन में डाल दिया बच्चों को जिसको मोरल डिलेमा कहते हैं। तो ये तो हिंज की कहानी थी। अब इसी के आधार पर कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी बनाई, अपनी थ्योरी बनाई। अब उसको देखते हैं क्या होता है। अब इस थ्योरी को 8 लेवल्स ऑफ मोरलिटी में डिवाइड किया। अब देखते हैं इसमें 3 लेवल ऑफ मोरलिटी इन्होंने बताई। पहली पूर्व परंपरागत, जो प्री कन्वेंशनल, इसको नाम दिया। नेक्स्ट पारंपरिक, इसको कन्वेंशनल नाम दिया। उत्तर पारंपरिक, इसको पोस्ट कन्वेंशनल नाम दिया। अब ये क्या होती है, ये सहसावस्था से बाल्यावस्था तक, और ये जो होती है ये कब तक चलती है, एडोलसेंस तक चलती है। ठीक है, किशोरावस्था तक। और ये युवावस्था वाली, उत्तर पारंपरिक पोस्ट कन्वेंशनल, प्री एडोलसेंस, एडोलसेंस एंड पोस्ट एडोलसेंस। तो ये तो हो गई लेवल ऑफ मोरलिटी। अब इनको भी क्या किया, दो दो भागों में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ, ये क्या है, 3 लेवल और 6 स्टेज, 3 लेवल एंड 6 स्टेज। अब हम उन 6 स्टेज की बात करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले तो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसको प्री एडोलसेंस स्टेज भी कहा जाता है। इसमें जो बच्चे डिसीजन लेते हैं, जो मोरल डिसीजन लेते हैं, उसकी अभिप्रेरणा बाहर से होती है, एक्सटर्नल फोर्स। और जो नियंत्रण होता है, कंट्रोलिंग होती है, वो भी एक्सटर्नल ही होती है। इसको हम समझेंगे जब हम बात करेंगे पनिशमेंट ओबीडियंस और इंस्ट्रूमेंटल पर्पस की बात करेंगे। देखिए इसको क्या किया, इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, पनिशमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। ठीक है, ऐसी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल में हमें याद रखना जो अभिप्रेरणा होती है वो क्या होती है, अभिप्रेरणा आंतरिक होती है, लेकिन यहाँ पर नियंत्रण बाह्य होता है। अब इसको भी डिवाइड किया इंटरपर्सनल और लॉ एंड ऑर्डर में। ठीक है, थर्ड जो लेवल था, ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है। अब थर्ड लेवल में जो दो स्टेज है, इंडिविजुअल राइट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और फिफ्थ है, सॉरी ये फिफ्थ है और ये सिक्स, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो डिसीजन लेने का, जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन अभिप्रेरित होता है आंतरिक से, और नियंत्रित होता है वो भी आंतरिक बल से नियंत्रित होता है। मतलब यहाँ पर बच्चा क्या है, खुद से ही सब कुछ कर रहा है।
खुद से ही जो मोटिवेशन आ रहा है कि किस जो डिसीजन ले रहा है, तो खुद से ही वो कर रहा है, जो उसका इंटरनलाइजेशन है उससे कर रहा है वो, ठीक है। अब हम फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे, स्टेज फर्स्ट। इसको क्या नाम दिया? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, हिंदी में कहेंगे आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। अब इसमें मजेदार चीज क्या है? इसमें मजेदार चीज ये है कि जो बच्चे होते हैं, अ, एक तरह से सहसा बस्ता वाले बच्चे होते हैं इसमें, तो उनको क्या लगता है कि अ, अच्छा काम करना और सजा से बचना, ये दोनों उनका जो एक समझ होती है वो ये होती है कि दंड से बचना मतलब पनिशमेंट से बचना और अच्छा काम करना वो एक ही चीज होती है, ठीक है। ये इनके क्या होता है, पर्सपेक्टिव होता है। अब कैसे इसको समझ सकते हैं? जैसे एक कप है, ठीक है, एक कप है। अब एक तो आप है और एक आपका छोटा भाई है, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने क्या किया, ये जो कप है, ये कप आपसे टूट गया, ये कप आपसे टूट गया। अब साथ में आपके भाई भी खेल रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप अपने भाई से कहेंगे कि मम्मी पापा को मत बताना कि कब किसने तोड़ा है, मत बताना कब किसने तोड़ा है। अब यहाँ पर क्या होगा? शाम को मम्मी या पापा ने देखा और पूछा कब किसने तोड़ा है। अब छोटे भाई की, अब आपने तो मना कर दिया, अब छोटे भाई से आपके पूछा और उससे कहा कि अगर सच नहीं बताया तो आपकी मार पड़ेगी, आपकी डांट लगेंगी, या फिर आपके खिलौने आपको नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पनिशमेंट के डर से छोटे भाई ने क्या किया, बता दिया कि कब किसने तोड़ा। आपने तो मना किया, लेकिन जो आपका छोटा भाई है उसने बता दिया कि कब किसने तोड़ा। उसको क्या थी, एक दंड अभिविन्यास मतलब ओबीडियंस ओरिएंटेशन और पनिशमेंट ओरिएंटेशन वाली बात यहाँ पर आ गई। आप उसने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन जो दंड की वजह से जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी बात मानकर बता दिया कि ये कब किसने तोड़ा। तो ये तो स्टेज वन हो गई। अब स्टेज टू पर जाते हैं। स्टेज टू में देखिए क्या होता है। स्टेज टू में इसको कहा जाता है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज और पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, उदारवादी उपकरण और विनिमय। अब यहाँ पर होता क्या है देखते हैं। जैसे आपने कप तोड़ा, सेम एग्जांपल हम लेते हैं इसमें। ये जो कप था, ठीक है, आपने कप तोड़ा। अब आपने छोटे भाई से, अब यहाँ पर जो बच्चे थे वो सहसावस्था वाले बच्चे थे, लेकिन स्टेज वन में, अब स्टेज टू में उस अवस्था से ऊपर के बच्चे इसमें आते हैं, ठीक है। अब इसको हम कह सकते हैं जैसे कि 4 से लेकर 9 साल तक, कुछ किताबें हैं उनमें 4 से 7 साल लिखा है, कुछ में 4 से 9 लिखा है। तो हम एक एवरेज मान लेते हैं, ये स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये जो कप है, ठीक है, अगर ये कप टूट गया, आपने क्या किया, ये कप तोड़ दिया, ठीक है। और आपके भाई, जो आपका छोटा भाई है, छोटा भाई हम इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड था। जो प्रयोग किया था ये बच्चों के साथ किया था, तो इसमें मोस्टली बच्चे थे। और ये स्टेज है, ये स्कूलिंग स्टेज की बात हो रही है, ठीक है। तो स्कूलिंग स्टेज की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ छोटा भाई नाम से यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, कब तोड़ दिया, ठीक है। अब आप अपने भाई से कह रहे हैं कि पापा को मत बताना कि मैंने कब तोड़ा है। तो भाई ने कहा ठीक है, मुझे चॉकलेट चाहिए। अब आपने क्या किया, अपने भाई को चॉकलेट ला के दी। लेकिन ये जो चॉकलेट लाके दी आपने, हो सकता है चॉकलेट ए चॉकलेट बी, दो तरह की चॉकलेट। अब इसको ये वाली चॉकलेट पसंद ना आती है और आपने ये चॉकलेट लाके दी, तो क्या करेगा ये बच्चा, आपकी बात नहीं मानेगा। ये कहेगा कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए तब मैं आपकी बात मानूंगा। तो यहाँ पर क्या चीज शो हो रही, यहाँ पे शो हो रही है इंटरेस्ट वाली चीज। यहाँ पे बच्चे की जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर शो हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब वो आपकी बात, आपका काम तो करेगा, लेकिन एक्सचेंज में उसको क्या चाहिए, उसको विनिमय में क्या चाहिए, ठीक है। तो जो खुद से पसंद है वो उस पर जाएगा और आपकी बात मान लेगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और दूसरी चीज टिट फॉर टैट, मतलब जैसा, जैसे को तैसा इसको कहा जाता है। जैसे कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ दी, तो अब जो दूसरा बच्चा है जिसकी पेंसिल तोड़ दी गई है, वो क्या करेगा, दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे ए और बी, ये दो लोग हैं, इसने इसकी पेंसिल तोड़ दी, ठीक है, तो ये भी कोशिश करेगा कि इसकी पेंसिल टूट जाए। तो इसको टिट फॉर टैट
जैसे को तैसा कहा जाता है। अब बात करेंगे स्टेज थर्ड की। इसको इंटरपर्सनल स्टेज कहा जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेज कहा जाता है। अब इसमें सबसे अच्छा जो कॉन्सेप्ट है वो हमको याद रखना है, इसमें गुड बाय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, मतलब अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, इसको कंसीडर करना है और इसको हमें याद रखना है। अब इस स्टेज में क्या होता है, ये जो स्टेज चलती है, ये स्टेज चलती है प्री एडोलेसेंस, ठीक है, प्री एडोलेसेंस इस तक स्टेज चलती है। तो कुछ बुक्स में इसको 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक लिखा है, किसी में 9 से 13 वर्ष तक लिखा है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप प्री एडोलेसेंस इसको मान के चलेंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि अब इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन मतलब बच्चे के आसपास जो है, बच्चा जिनके साथ रह रहा है उनके साथ क्या करेगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की तरफ वो ओरिएंटेड होगा। ऐसे में क्या होता है, जैसे बच्चे ने कोई काम किया, ठीक है, और आपने उसकी तारीफ कर दी, मतलब कि यू आर अ गुड बॉय, ठीक है, स्कूल में बच्चों की तारीफ की जाती है, यू आर गुड बॉय, यू आर गुड गर्ल, ठीक है, नाइस गर्ल, गुड गुड बॉय। तो क्या यहाँ पर हो रहा है, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है। बच्चे ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं जहां पर उनकी प्रशंसा हो, ठीक है, प्रेज, जहां पर उनकी प्रशंसा हो, जहां पर उनको अप्रूवल दिया जाए, जहां पर उनकी बात को वैलिडेशन मिले, ठीक है, ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं स्टेज थर्ड में। क्योंकि आसपास के लोगों के साथ क्या करते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है स्टेज फोर। स्टेज फोर ये भी प्री एडोलसेंस में आती है, ठीक है, जो सेकंड लेवल है उसमें आती है स्टेज फोर। अब इसको का नाम दिया जाता है मेंटेनिंग दी सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सोशल सिस्टम, हिंदी में नाम है इसका कानून और व्यवस्था, अभिविन्यास प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था। अब जब बच्चे इस स्टेज में आते हैं, जब बच्चों का मोरल डेवलपमेंट इस स्टेज में होता है, स्टेज फोर में, तब एक चीज होती है कि उनको लगता है कि रूल्स आर रूल्स दे कांट बी ब्रोकन, मतलब कि नियम कानून को तोड़ा नहीं जा सकता, नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। अब होता क्या है इसमें, बच्चे क्या करते हैं, जो रूल्स हैं, जैसे स्कूल्स में जो रूल है, ठीक है, जो सोसाइटी में जो रूल है, अब यहाँ पे एक जो पुलिस वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है, कि बच्चे क्या करते हैं, जो रूल्स होते हैं हमारे उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जो सोशल सिस्टम में, जो कि समाज में नियम बना है, जो कि पुलिस कानून के नियम है, जो कि स्कूल के नियम है, बच्चे क्या कहते हैं कि इन रूल्स को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, हमें इन रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। अब स्टेज फिफ्थ में जाते हैं। स्टेज फिफ्थ क्या होती है, ये स्टेज है पोस्ट एडोलसेंस लेवल की स्टेज है। स्टेज फिफ्थ और स्टेज सिक्स, ये दो जो स्टेज है वो स्टेज आती है पोस्ट एडोलसेंस की। इसको कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अब इसमें क्या होता है देखते हैं। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे का मतलब, अब यहाँ पे बात हो रही है पोस्ट एडोलसेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे होता ये है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि समाज के जो नियम कानून है, ठीक है, समाज में जो कस्टम है परंपराएं हैं, उनको लेके चलते हैं, और सेल्फ, ठीक है। अब बच्चे इन दोनों को लेके चलते हैं। अब जैसे कि उनके जो खुद के राइट हैं, जो सेल्फ, जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, बच्चे उनकी बात करते हैं, जो पोस्ट एडोलेसेंस में आके उनकी बात करते हैं, वो तवज्जो देते हैं कि हमारे जो राइट हैं उनको प्रायोरिटी मिले, लेकिन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ साथ में। अब स्टेज फिफ्थ पे जाते हैं। स्टेज फिफ्थ क्या कहता है कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब इसको हिंदी में कहा जाता है सार्वभौमिक नैतिक करुणा सैद्धांतिक अंतःचेतना। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बात होती है एथिक्स की। एथिक्स का मतलब है, स्टेज स्टेज फिफ्थ में क्या आता है, यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही, मतलब समाज के साथ ही चलना है इनको। जैसे कि कोई काम होता है, कुछ चीज अच्छी है गलत है, लेकिन वो समाज के साथ में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हो रही है, उस पे उनका फोकस रहता है। लेकिन स्टेज सिक्स आते आते क्या हो जाता है कि इनको जो चीज अच्छी है, जैसे कि जो सही है तो सही है, ठीक है, मतलब जो चीज इनको सही लगती है, जो चीज इनको आत्मसात हुआ, जो इनको लगता है कि ये चीज सही है, यूनिवर्सल सच होना चाहिए, अब भले ही समाज में उसको कैसा भी माना जाए, उसकी परवाह नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपना ही पॉइंट रखते हैं, ठीक है, कि जो चीज सही है वो चीज सही है, चाहे आप इसको गलत ठहराओ या इसको ना मानो।
जैसे कि मुझे ये चीज सही लग रही है तो मैं यही काम करूंगा, चाहे आप उसको गलत समझे चाहे आप सही समझे, लेकिन ये चीज मुझे सही लग रही तो मैं इसको ऐसे ही करूंगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल आ जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल थे कोलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, इसमें ये 6 क्या है स्टेज है और 3 क्या हो गए लेवल हो गए। तो ये वीडियो हम आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। हमको जो चीज मेन मेन पॉइंट है, जैसे कि मोरल डिलेमा हमको याद रखना है, ठीक है, मोरल रीजनिंग याद रखनी है हमको, मोरल डिसीजन याद रखना है और स्टेज याद करनी है। जो मेन चीज है यहाँ पर वो है गुड बाय एंड नाइस गर्ल, ठीक है। एक तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, एक दूसरा रूल्स आर रूल्स, रूल्स आर रूल्स, दे कांट बी ब्रोकन। ये जो 3 4 चीजें इसको हमें याद रखना है, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं।